हे ऑल, नमस्कार। तो बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर वो क्वेश्चंस बताइए जो आप बताया करते थे और वही नीट में आते थे, इवन एम्स में आते थे। लास्ट मोमेंट पे आप जो ट्रिक्स बताते थे, जो क्वेश्चंस बताते थे, जो डेटा बताते थे, एग्जैक्टली वही आता था। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, बच्चा लोग, ये एक्सपीरियंस का ही कमाल होगा। लास्ट 22 ईयर्स से जो कुछ बताता रहा हूँ वही आता रहा है। हैवी डिमांड, क्योंकि ऑफलाइन में नहीं हूँ तो ऑनलाइन के सहारे आपसे मिल रहा हूँ बच्चा लोग, और डेफिनेटली जो बताऊँगा वही आएगा। ये एग्ज़ाम देने के बाद हर साल बच्चे कहते आए हैं कि यस सर, सच्ची बात है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इस तरह सारे चैप्टर्स। आज पहला दिन है मेरा, आज से मैं रोज़ आपका रिवीजन कराऊंगा बच्चा लोग, और जो बताऊंगा डेफिनेटली वहीं से आएगा। मैं नीट के पार्ट ए के लिए भी बताऊंगा और पार्ट बी से रिलेटेड भी बताऊंगा। देख रहे हैं आप हल्की हल्की बूंदें और ये बारिश, जैसे ये बूंदें इकट्ठी करके एक काफ़ी बड़ा टब भरा जा सकता है, वैसे ही आपकी सक्सेस, ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों को मैं देता रहूँगा क्वेश्चंस, और इनसे एक बिग बैंक बन जाएगा, जिससे नीट में डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू कम, राइट। तो सबसे पहला बातें नहीं करता मैं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहला क्वेश्चन हेलो एल्केन से बनता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चा लोग बहुत पढ़ता रहता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए में सिर्फ सिंपली आएगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, वैसे तो डांसिंग रेजोनेंस होता है, देन एरोमेटिसिटी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको डांसिंग रेजोनेंस नहीं देखना है। डांसिंग रेजोनेंस नहीं आने वाला है पार्ट ए में। तो आपको देखना है एरोमेटिक अगर कंपाउंड बनता है हेलोजन के जाने से, जो कार्बोकेटाइन है, क्योंकि हेलोजन लगा होगा तो डेफिनेटली वो कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन लगा है, तो SN1 रिएक्शन शो करने के काबिल ही नहीं है। क्या बोला? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे, चाहे वो बेंजीन का कार्बन हो, चाहे कोई भी एलिफेटिक कार्बन हो, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी हेलोजन लगा है, चाहे वो आयोडाइड हो, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, तो आपको SN1 करनी ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर उसने SN1 में अरेंज करने के लिए दिया है तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे देगा ही नहीं हेलोजन लगा हुआ, वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन लगा देगा। इसका मतलब उस हेलोजन के जाते ही वहाँ पे कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बिकॉज हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब रिंग अगर प्लेनर हो रही है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो एरोमेटिक बनेगी या वो एंटी एरोमेटिक बनेगी। तो एंटी एरोमेटिक बनेगी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है SN1 रिएक्शन शो करने का, तो सबसे लास्ट में डाल दो। और अगर एरोमेटिक बन रही है तो सबसे नंबर 1 पे, एरोमेटिक का नंबर 1, और ऐसा एक ही ऑप्शन है अगर पार्ट ए में, तो वही हमारा आंसर है। और मान लो एक से ज़्यादा हैं तो सेकंड नंबर पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखते समय याद रखिएगा कि यहाँ पे दो बातें आती है, एक बेंजाइल आता है, एक टर्शरी ब्यूटाइल आता है। यहाँ पे साइंटिस्ट दुनिया के कंफ्यूज्ड हैं, तो याद रखिएगा नीट में बेंजाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे SN1 के लिए। और आपके साथ में कोई IIT का बच्चा रहता है, वो कहता नहीं टर्शरी ब्यूटाइल ज़्यादा होगा, तो वो अपनी जगह सही है। IIT में भी क्वेश्चन आ चुका है और नीट में भी आ चुका है, पंजाब PMT में भी आ चुका है आज से करीब 9 साल पहले। और मैं चंडीगढ़ एलन में था, और उस समय मैंने पहले ही कहा था कि अगर आता है ये क्वेश्चन पहले तो देना नहीं चाहिए, और अगर आता है तो आप बेंजाइल लगाएंगे नीट के लिए, और नीट वालों ने बेंजाइल ही आंसर दिया। तो IIT में आता है तो टर्शरी ब्यूटाइल, और नीट में आता है तो बेंजाइल, राइट। तो बेंजाइल, उसके बाद आप देख लीजिए कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका ये क्वेश्चन 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक गलती बच्चा बहुत ज़्यादा करता है, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल में कार्बन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, और जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। बच्चा लोग, ये नियोपेंटाइल बहुत पुअर SN1 रिएक्शन शो करता है। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों? नियोपेंटाइल वाले कार्बन से हेलोजन चला जाए, वो 1 डिग्री हुआ तो क्या मिथाइल शिफ्ट के बाद तो टर्शरी बन रहा है। बच्चा लोग याद रखिएगा, जब भी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, यू हैव टू सी
just when the carbocation is formed, means as the halogen is going away from the life of carbon, at that particular time whatever the carbocation is getting formed, you have to see that carbon, don't see after shifting. When you are going to compare the rate of reaction for SN1, always see the carbon to which halogen is attached. If halogen is eliminating out, whatever the carbocation you are going to get, whether it is stable, whether it is aromatic, don't compare after doing rearrangement. ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि भैया हम रीअरेंजमेंट करा के देखेंगे, नहीं, कभी भी रीअरेंजमेंट करा के आप रिएक्टिविटी चेक नहीं करेंगे. यू हैव टू चेक एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो एक क्वेश्चन तो आपका सॉलिड हो गया. दूसरा क्वेश्चन बच्चा लोग आता है कि क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा. तो जब भी SN1 रिएक्शन हो रही है, SN1 होगी कब, वहाँ हो सकता है लिखा हुआ हो कि SN1 रिएक्शन है, हो सकता है ना लिख के दे. तो रिमेंबर दैट व्हेनेवर द न्यूक्लियोफाइल इज वीक और पुअर, लाइक पानी, अल्कोहल, ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, HOH और ROH, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. ये अच्छे सॉल्वेंट भी होते हैं और अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं. इसका मतलब ये डबल रोल प्ले करेंगे. पहले स्टेप में ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे एंड इन सेकंड स्टेप दे विल अटैक. अच्छा, यहाँ पे एक गलती होती है, बच्चे को वाटर दिया रहे तो वाटर का वो क्या करेगा, पानी का उस कार्बोकेटाइन बना लेगा और उसके बाद OH नेगेटिव का अटैक कर देगा. भाई पानी पानी होता है, पानी OH नेगेटिव नहीं होता है. ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, 99% बच्चा गलती करता है कि वो सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव का अटैक कर देता है. नो, वाटर पहले स्टेप में सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है. सॉल्वोलिसिस यानी कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू इट इज़ फॉर्मिंग कार्बोकेटाइन एंड दिस रिएक्शन गोज मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और सेकंड स्टेप में वो अटैक करेगा एज ए होल. द वाटर विल अटैक. पानी पानी होता है, पानी OH नेगेटिव नहीं होता बच्चा लोग. तो वो ऑक्सोनियम आयन बनाएगा एंड देन H+ विल एलिमिनेट आउट. एटलीस्ट 3 स्टेप रिएक्शन, मतलब 3 स्टेप की रिएक्शन है. याद रखिएगा अगर पानी दिया हुआ है, हाँ, अगर पानी के साथ OH दिया है या KOH दिया है तो डेफिनेटली पानी बनाएगा कार्बोकेटाइन एंड सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव विल अटैक बिकॉज OH नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर. तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हुई, दोनों ही SN1 है. बट वी शुड रिमेंबर हाउ मेनी स्टेप रिएक्शंस आर दीज. अब बच्चे के पास क्वेश्चन आता है कि सर रेसमाइजेशन होगा क्या. भाई SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन में टेक प्लेस, नॉट ऑलवेज. क्यों? अगर जिस कार्बन से हेलोजन जा रहा है वो कार्बन कायरल है, या मान लो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो कायरल नहीं है, लेकिन शिफ्टिंग के बाद कार्बन 3 डिफरेंट वैलेंसी से जुड़ा है, तो चौथा न्यूक्लियोफाइल आ गया तो 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो गई. तो वो कार्बोकेटाइन वो 3 वैलेंसी से लगा और चौथा आएगा न्यूक्लियोफाइल, यानी कि चारों डिफरेंट वैलेंसी हो गई, चारों की चारों डिफरेंट. दैट मीन्स कार्बन इज कायरल. Then only we can say one is being dextro, another one is being levo. रेसमाइजेशन होगा. और रेसमाइजेशन में 2 बातें हो सकती हैं कि या तो पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा. बच्चा लोग कंप्लीट इज़ वेरी वेरी रेयर. 99.9% पार्शियल रेसमाइजेशन ही होता है. सर ऐसा कैसे होता है, ये तो समझाइए सर, समझाइए थोड़ा. बच्चा लोग देखिए, जब लीविंग ग्रुप जा रहा है, द साइड फ्रॉम विच लिविंग ग्रुप इज एलिमिनेटिंग आउट, उस साइड से न्यूक्लियोफाइल के आने की टेंडेंसी इज वेरी रेयर बिकॉज द लिविंग ग्रुप इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, सो रिपल्शन विल बी देयर. सो बेटर टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड. सो ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल विल डू बैक साइड अटैक एंड वेरी लेस फ्रंट साइड अटैक. बट as the stability of carbocation increases, the front side attack increases but never dominates on back side attack. मतलब फ्रंट साइड अटैक या तो कम होगा 50% से, और बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया तो मैक्सिमम 50% होगा. अगर 50% हुआ तो दैट केस कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा, नहीं तो 99.9% पार्शियल रेसमाइजेशन होगा. पार्शियल रेसमाइजेशन में भी इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इज डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट. अब किसमें सर होगा कंप्लीट? वी कैनॉट से. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. व्हेन वी कैनॉट से कि कब कंप्लीट होगा, दैट मीन्स एग्जामिनर कैनॉट आस्क, यानी कि वो कभी नहीं पूछ सकता कि भैया कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा. तो बहुत सेफ है कि भैया इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. सर क्या कायरल कार्बन है तभी इन्वर्जन होगा? नो, इन्वर्जन के लिए कायरल कार्बन
हो चाहे ना हो, रिटेंशन एंड इन्वर्जन तो हमेशा होगा। हमेशा याद रखिए कि अगर SN1 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इट विल टेक प्लेस ऑलवेज विथ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, एंड मेनली इन्वर्जन इज द डोमिनेटिंग प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि जिस साइड से, मान लो ईस्ट साइड से लीविंग ग्रुप जा रहा है तो ईस्ट साइड से कम अटैक होगा, वेस्ट से ज़्यादा होगा। सो रिटेंशन इन्वर्जन इज ऑलवेज देयर इन SN1 रिएक्शन। आई होप SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन आता है SN2 पे बेस्ड। याद रखिए SN2 रिएक्शन, वहाँ पे लिखा तो होगा नहीं कि SN2 रिएक्शन है, तो याद रखिए आपका रिएक्टेंट अगर लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, RONA, ROK मतलब सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, लाइक दिस, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या बोलेगा, भाई वट एवर आई हैव टू डू इन सिंगल स्टेप। और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो पिछू से अटैक करने की भी जगह है, तो न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड के बैक से अटैक करेगा और धड़ाक 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 मारेगा पीछे से ABMO में, और लिविंग ग्रुप चला जाएगा और कार्बन की ज़िंदगी में X जाएगी और न्यू आ जाएगी। इस तरह ये SN2 रिएक्शन कहलाएगी, बिकॉज बोथ द रिएक्टेंट एज वन न्यूक्लियोफाइल आर टेकिंग पार्ट इन single step. So it is single step reaction and rate of reaction is directly proportional to the concentration of nucleophile as well as to the concentration of substrate, that is your Rx. That's why the order of reaction is 2. इसका मतलब किसी का भी concentration आप change करोगे, whether you are changing the concentration of nucleophile, the rate of reaction will increase, or you are changing the concentration of reactant, then also the rate of reaction is going to इंक्रीज। दोनों ही केस में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, और कहीं आपने दोनों का ही कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो बल्ले बल्ले रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज वेरी मच। इसका मतलब SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप SN1 का स्लोएस्ट स्टेप, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बनते समय सॉल्वेंट वाज इन्वॉल्व, नो न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स इन SN1 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। ये मुद्दे की बात है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Rx, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप न्यूक्लियोफाइल इज मिसिंग। सो आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाओ, एग्जामिनर पूछेगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा SN1 में? नो, SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। किससे? न्यूक्लियोफाइल से। हाँ, न्यूक्लियोफाइल करता है SN1, लेकिन रेट डिटरमाइन नहीं करता। कौन? SN1 का न्यूक्लियोफाइल। सो SN1 के न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड द सॉल्वेंट ऑफ पोलैरिटी। मीन्स बेस्ट polar solvent is good for carrying out SN1 reaction। जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी उस सॉल्वेंट की उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन बना देगा। और दो बातों पे डिपेंड करता है, दैट सॉल्वेंट्स पोलैरिटी एंड कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्या बच्चा समझ में आया कि SN2 दोनों पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज रिएक्टेंट SN1 और वो 1 कौन है? रिएक्टेंट ओनली, नॉट दी न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो बताओ SN1 का रेट बढ़ेगा या SN2 का? सर SN2 का बढ़ेगा। क्या SN1 का बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अच्छा बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस में चेंज करें? सर SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे SN2 डिपेंड करता है, SN1 का भी डिपेंड नहीं करता। तो रिएक्टेंट अच्छा बताइए कैसा होना चाहिए SN2 के लिए? लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड। SN1 के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग SN2 के लिए 1 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड है तो अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें SN1 के लिए तो 3 डिग्री, क्योंकि उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है। क्या बच्चा लोग आप बात समझ रहे हैं? SN1 SN2 क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, क्योंकि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना भी एलिमिनेशन लो टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि अगर आप 2 डिग्री एल्किलाइट की बात करें, वेन एवर एनी टाइप ऑफ 2 डिग्री एल्किलाइट, वो हमेशा सब्सटीट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन करता ही करता है। पैरेलल रिएक्शन चलती हैं, सब्सटीट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन दोनों एक साथ चलती हैं। आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा ओवर सब्सटीट्यूशन। ये नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ मैं कि टेम्परेचर लो रखिए, हाई टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है रखें आप। सच ज़रूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए, यस नहीं होना चाहिए। सो सब्सटीट्यूशन के लिए लो टेम्परेचर इज़ गुड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात आ गई सॉल्वेंट की पोलैरिटी। तो SN2 के लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज़ गुड फॉर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज़ गुड फॉर SN1 रिएक्शन। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियोफाइल SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कहता है जो भी करूँगा मैं सिंगल स्टेप में करूँगा, और SN1 के लिए या तो पुअर हो या वीक हो। तो अगर आपसे कोई कहे ROH, तो बच्चा लोग ROH वीक न्यूक्लियोफाइल है। सर ROH वीक कैसे? ROH से H निकाल दो, RO नेगेटिव बन जाएगा। भैया अल्कोहल होता है, वो RO नेगेटिव नहीं होता। तो एग्ज़ाम में अगर ROH दिया है तो ये वीक है, और RO नेगेटिव दिया है या RONA दिया है, Na और O में कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। दैट मीन्स RONA इज RO नेगेटिव, ROK इज RO नेगेटिव। ये सभी के सभी SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल हैं, राइट। और SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर भी यही बात करती है कि विलियमसन ने कहा कि अगर आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपने ईथर बनाना है तो टेक लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड एल्किलाइट एंड सोडियम एल्कोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम एल्कोक्साइड मीन्स RO नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो आपकी बढ़िया से रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो ये था SN1 एंड SN2, और इसी से ही इतने में ही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th NCERT, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं, करते हैं रिवीजन एलिमिनेशन का, राइट। अब देखिए मैंने ना तो कॉपी लेके बैठा हूँ ना बुक लेके। क्यों? ये टाइम कॉपी और बुक लेके बैठने का नहीं है। जो हमने पढ़ा है पूरे साल उसका रिवीजन करने का, और रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए कि आपके सामने कॉपी बुक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी बुक है तो आप देख के कर रहे हो तो आपको डर सताएगा कि सर एग्ज़ाम में अगर आ गया तो मुझे याद भी आएगा कि नहीं याद आएगा। यही वक्त है कि आप सोच लो आपको याद आएगा या नहीं याद आएगा। ये अभी डिपेंड करेगा। अगर आपको केमिस्ट्री मेरी बताई हुई विजुलाइज हो रही है इसमें, तो आपको एग्ज़ाम में याद आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना तो नोटबुक होती है, ना नोट्स होते हैं, और ना मोबाइल से देखने को मिलता है। सिर्फ हवा ही हवा होती है, और ये खुला आसमान हो सकता है ढका हुआ हो, कहने का मतलब छत होगी, लेकिन होगी ऐसी ही तन्हाई। और इस तन्हाई में अगर आपको बात याद आई केमिस्ट्री की तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो उसकी आदत डालिए, इसको कहते हैं सच्ची प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें ना नोटबुक है, ना कॉपी है, ना पीछे बोर्ड है। आप क्या करते हो, यूट्यूब पे लिखा हुआ प्रिंटेड होता है, वहाँ से टीचर भी पढ़ा रहा है और आप भी पढ़ रहे हो, अरे सब कुछ लिखा हुआ तब तो याद आएगा ही। लेकिन सच्चा बच्चा जो होता है उसको लगता है कि बाद में मुझे याद आएगा कि नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में मुझे याद आएगा कि नहीं। तो HSP आपको यहाँ बता रहा है, अगर इस खुले वातावरण में आपको वो चीज़ मेरी समझ में आ रही है तो एग्ज़ाम में आपको ये डर नहीं सताएगा। इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, और ऐसे ही कराऊंगा। सामने नोटबुक नहीं होगी, सामने कॉपी नहीं होगी, सामने कुछ भी लिखा नहीं होगा, आपको सिर्फ ये हवा नज़र आएगी। और क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी ये हवा ही होती है, एयर ही होती है, और आप होते हैं, और आपका खाली कॉपी पेन होता है, तो जो दिमाग में याद आएगा वही छप जाएगा, राइट। तो छापने की कोशिश करो। कॉपी में छपे हो तुम, दिमाग में छापूंगा, जब चाहे तुझे देखूं आईना बना लूँगा। तस्वीर तेरी अब तो तस्वीर हमारी है, एग्ज़ाम में पूरा छाप के आऊँगा, फुल मार्क्स पाऊँगा, राइट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट